वेल सोसाइटी में रहने के बाद भी जब इलेक्शन का दौर शुरू होता है तो 15 से 20 दिन और महीना भर उत्तर नागपुर क्षेत्र में पड़े रहते हैं। तभी उनको इलेक्शन के वक्त उत्तर नागपुर याद आता है, क्योंकि उत्तर नागपुर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है नागपुर शहर का जहाँ से राजनीति को दिशा मिलती है। जो राजनीतिक हवा पैदा होती है वो उत्तर नागपुर क्षेत्र से ही पैदा होती है कि भाई कौन चलेगा, किसकी पार्टी चलेगी और किसका माहौल चल रहा है। ये उत्तर नागपुर क्षेत्र में क्योंकि इसलिए भी चलता है कि बाकी दीगर एरिया में डेवलपमेंट इतना बेहतर है और वहाँ के लोग जो है वेल एजुकेटेड है, वो बाकी के पछेड़ों में पढ़ना नहीं चाहते, वो खामोशी से अपना वोट करके आते हैं। हम उत्तर नागपुर क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन आप हर घर में देखोगे तो 2 नेता निकलते हैं और एक अलग पार्टी का होता है बड़ा भाई, तो छोटा भाई किसी और पार्टी का होता है। इमन टाइम न्यूज़ से मैं सैयद अमजद अली और इस वक्त हमारे साथ में है नागपुर एमडीपी पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष फ़हीम खान साहब, और हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र नितिन राउत के विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके अंदर में देखा गया है ज़्यादा करके ये हमेशा इसे बिछड़ा क्यों रखा गया है इसे? देखिए, उत्तर नागपुर शहर का दिल कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम बिजनेस से लेकर आज सारे मार्केट से लेकर जैसे बड़े बड़े मार्केट्स है वो सारे उत्तर नागपुर में ही हैं। और दूसरी चीज़, एक क्राउड है उत्तर नागपुर में, और उत्तर नागपुर को इलेक्शन के वक्त आप देखोगे कि यहाँ पे वोटिंग का महोत्सव मनाया जाता है। आपको अगर कोई नेता बड़ा नेता अगर वो शंकर नगर पे रहता है तो उसके घर के बाजू में एक आपको पेंडॉल नहीं दिखेगा, उसके तमाम पेंडॉल हो गए उत्तर नागपुर क्षेत्र में। आप उत्तर नागपुर में ये देख सकते हो कि वो जो नेता जो सिविल एरिया में रहता है, अपने अच्छे वेल सोसाइटी में रहने के बाद भी जब इलेक्शन का दौर शुरू होता है तो 15 से 20 दिन और महीना भर उत्तर नागपुर क्षेत्र में पड़े रहते हैं। तभी उनको इलेक्शन के वक्त उत्तर नागपुर याद आता है, क्योंकि उत्तर नागपुर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है नागपुर शहर का जहाँ से राजनीति को दिशा मिलती है। जो राजनीतिक हवा पैदा होती है वो उत्तर नागपुर क्षेत्र से ही पैदा होती है कि भाई कौन चलेगा, किसकी पार्टी चलेगी और किसका माहौल चल रहा है। ये उत्तर नागपुर क्षेत्र में क्योंकि इसलिए भी चलता है कि बाकी दीगर एरिया में डेवलपमेंट इतना बेहतर है और वहाँ के लोग जो है वेल एजुकेटेड है, वो बाकी के पछेड़ों में पढ़ना नहीं चाहते, वो खामोशी से अपना वोट करके आते हैं। ये उत्तर नागपुर क्षेत्र में क्योंकि इसलिए भी चलता है कि बाकी दीगर एरिया में डेवलपमेंट इतना बेहतर है और वहाँ के लोग जो है वेल एजुकेटेड है, वो बाकी के पछेड़ों में पढ़ना नहीं चाहते, वो खामोशी से अपना वोट करके आते हैं। हम उत्तर नागपुर क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन आप हर घर में देखोगे तो 2 नेता निकलते हैं और एक अलग पार्टी का होता है बड़ा भाई, तो छोटा भाई किसी और पार्टी का होता है। टेक्निकल प्रॉब्लम एक्चुअली उत्तर नागपुर को मेरे ख्याल से साजिशन पिछाड़ के रखा गया है। अगर समस्या नहीं होगी तो नेताओं की इज्जत नहीं होगी, नेताओं की इज्जत नहीं होगी तो लोग उनके चौखटों पे जाएंगे नहीं, उनके दर बदर की ठोकरें खाएंगे नहीं। अब उन्हें कोई तो चाहिए जो उनके दरवाजे पर आए। और उत्तर नागपुर, मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तर नागपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ से इलेक्शन की हवा बनती है, तो हवा बनाने के लिए उन्हें समस्या वाला क्षेत्र लगेगा। और सबसे ज़्यादा समस्या वाला क्षेत्र ये है, क्या उत्तर नागपुर के रहवासी, उत्तर नागपुर की जनता टैक्स पेयर नहीं है? क्या धर्मपेट और शंकर नगर और जैसे पश्चिम नागपुर दीगर जगहों पे जो बंदे टैक्स भरते हैं, क्या उत्तर नागपुर के लोग टैक्स पे नहीं करते? जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल रही है वो उत्तर नागपुर क्षेत्र में क्यों नहीं मिलती? ये इसके साफ मैं इसमें ज़िम्मेदार तो मेरी उम्र के मुताबिक मैंने ज़्यादातर यहाँ पे राज करते हुए देखा है डॉक्टर नितिन राउत साहब को, जो कि 15 साल गालिबन उत्तर नागपुर क्षेत्र के अंदर में राज किया, लेकिन 15 साल में विकास के नाम पे 0 बटे सन्नाटा। बीच में 5 साल हमारे मिलिंद माने साहब, डॉक्टर मिलिंद माने मर्जी की लगा कर रखे और उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। उन्हीं का एरिया देखिए, ये कपिल नगर साइड का एरिया,
जो आमदार कोटे में रोड आता है वहाँ पे इतना है, 2 दिन की बारिश में आप तैर के जा सकते हो, इतना तालाब भरता है। दूसरा, हमारे आज डॉक्टर नितिन राउत साहब है, उनके सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता ये हमारे यशोधरा नगर क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाकों में है। क्या ये उनके सबके भाऊ है, वोट इनसे लेते हैं, लेकिन विकास कहीं और का करते हैं। 15 साल में उन्होंने एक रोड नहीं बनवाई, जो यशोधरा नगर की रोड है, वहाँ पे इतने गड्ढे हैं, वो रोड नहीं बोल सकते। ऐसा लगता ही नहीं कि रोड में गड्ढे हैं, ऐसा लगता है गड्ढों में रोड बनी है, क्योंकि 70% वहाँ पे आप देखोगे तो गड्ढे ही नज़र आएंगे, 30% हल्का फुल्का रोड नज़र आएगा। तो ये विकास के नाम पे जो है उत्तर नागपुर की जनता को धोखे में रखा जा रहा है। अभी और एक मसला है, आपने वो सवाल नहीं किया लेकिन मैं बताना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र के अंदर में हर साल इलेक्शन करीब आते ही जो झुग्गी झोपड़पट्टी वाला एरिया है वहाँ पे उठाने के नोटिस आ जाया करते हैं। अब ये नोटिस ऐन इलेक्शन के वक्त क्यों आते हैं, उसका मैंने जहाँ तक रिसर्च किया तो उसका रीज़न मुझे ये लगा कि भाई पहले ज़ख्म खुद दो और फिर दवा भी खुद दो और उनके हमदर्द बन जाओ। मतलब नोटिस भी आप ही बेचते हो उठाने के लिए, क्योंकि हमें खबर मिली है कि हमारे साहिब के तरफ से झोपड़पट्टियों को उठाने के नोटिस आ रहे हैं। उसके बाद में बचाने के लिए हमारे जो कुछ एजेंट लोग हैं, जो उनके भेजे हुए लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो बचाने के लिए भी उन्हीं के पास लेकर जाएंगे। फिर ऐन वक्त इलेक्शन के करीब करीब वो उसे रोकने का ऑर्डर दे देंगे। तो भगवान बन गए हमारे गरीब जनता के लिए साहिब। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने हमारा घर तोड़ने से बचवा दिया। तो फ़हीम खान साहब, मैं आपसे एक सवाल और इसी मुद्दे से लेकर के पूछना चाहूँगा कि आप इस जनता की समस्या को किस तरह से हल करना चाहोगे? जनता की समस्या का हल यही है कि देखिए, कोई भी एक पिक्चर को 2 बार 3 बार नहीं देखता, चाहे कितनी भी हिट पिक्चर हो, लेकिन आप फ्लॉप पिक्चर को 3 बार 4 बार देख चुके हो। जनता की इसमें खामियां हैं, गलतियां हैं। हम ये चाहते हैं कि नए लोगों को चांस दिया जाए, जो यूथ है उन्हें आगे लाया जाए। एमडीपी पार्टी इंशाल्लाह इस बार उत्तर नागपुर क्षेत्र में पुरजोर तरीके से इलेक्शन लड़ने जा रही है। हम ये नहीं कहते कि कुल मिला के हम करप्ट नहीं हैं या हम बहुत साफ़ सुथरे हैं, वो तो हमारा काम होगा तब आपको दिखेगा। लेकिन आप चांस दो नए लोगों को। आप हमेशा वही घिसी पिटी पिक्चर को चलाए जा रहे हो, जिसमें आपको पता है अरे कोई अंधा भी हो और उसे किसी रोड से चलते हुए ठोकर लग जाए तो वो बाद में वहाँ से संभल के चलता है। क्या उत्तर नागपुर की जनता इतनी अंधी हो चुकी है इन लोगों की गुलामी में कि ये बार बार इन्हें गड्ढे मिलते हैं फिर भी वो वहीं जाके गिरते हैं? ये मेरे ख्याल से एक्सीडेंट नहीं, ये जानबूझकर गड्ढे में कूदा जा रहा है। फ़हीम खान साहब, मैं आपसे एक सवाल और ये करना चाहूँगा कि यदि अगर आप इलेक्शन लड़ते हो और जीत करके आते हो तो यहाँ के जो बहुमूल्य मुस्लिम बहुमूल्य एरिया में जो लड़के आज एजुकेशन से पीछे है या काम धंधों से पीछे है, तो उनके लिए क्या टेक्नोलॉजी या किस तरह से उनके लिए काम लाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा करोगे आप? देखिए, कोई एजुकेशन में काम करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में करप्शन है। हमारे यहाँ पे स्कूलें खुल रही है जंगलों के अंदर, जिसके अंदर में बच्चों को भेजा जा रहा है बसों से। मतलब जो एजुकेशन 1000 रुपये का होना चाहिए वो 50,000 का और 5,000 का हो गया। आज गवर्नमेंट हमारे से टैक्स ले रही है, टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, उन्हीं को क्यों ठीक नहीं किया जा सकता? जबकि प्राइवेट स्कूल के टीचर से बेटर सैलरी जो है गवर्नमेंट टीचर्स की होती है, सिक्योर जॉब होती है। क्या उन पर प्रेशर डालकर, उन पर सुपरविज़न रखकर उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल को मॉडिफिकेशन करके बेटर क्यों नहीं बनाया जा सकता? आज हम देखेंगे तमाम उत्तर नागपुर क्षेत्र के गार्डन में, मैं ये किसी धर्म के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बोल रहा, आज ज़्यादातर गार्डन जो है वो गार्डन कम और धार्मिक स्थल या पब्लिक के लिए शादी करने की चीज़ें, ये सारी चीज़ों के लिए गार्डन एनआईटी गार्डन्स को रिज़र्व कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर आपको उत्तर नागपुर क्षेत्र में विकास करना है तो आपके पास 50 ऑप्शंस है। हर गार्डन के अंदर में आप एक लाइब्रेरी दे जो
एजुकेशन हासिल करना चाहता है उसके लिए एक सोर्स हो। आज हमारे पूरे उत्तर नागपुर क्षेत्र के अंदर में 2 लाइब्रेरियाँ गालिबन अच्छे से चलती है, एक राम मनोहर लोहिया और एक टेका नाका के अंदर में। वहाँ पे सीट कम है और पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा है। लोग अपना टाइम मैनेज करके कोई रात में जाता है, कोई दिन में जाता है। क्या हमारे आमदार साहब इतना नहीं कर सकते? यहाँ की यहाँ पे अनएजुकेटेड लोगों का रेशो ज़्यादा है। इस पर काम करने के लिए उन्हें सिर्फ इतना ही करना है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है, जहाँ तक गरीबों की पहुँच है, वो एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर किया जाए और हर गार्डन के अंदर में, हर एनआईटी गार्डन के अंदर में थोड़ा सा 2000 स्क्वायर फीट का अलग से एरिया डिसाइड करके वहाँ पे लाइब्रेरी खोली जाए। फ़हीम खान साहब, मेरा सवाल आपसे एक सवाल और है कि उत्तर नागपुर शहर जो है, उत्तर नागपुर एरिया जो आपने कहा कि राजनीति का एक मेन गढ़ माना जाता है, तो जहाँ तक के देखा जाए और जनता और पुलिस प्रशासन के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्राइम और सबसे ज़्यादा चोरी डकैती की घटनाएं इस क्षेत्र में होती है, तो इस सिस्टम को किस तरह से आप बदलने की कोशिश करोगे? देखिए, क्राइम वहीं पर ही, क्राइम कोई शौक से नहीं करता। क्राइम जो है कोई शौक से नहीं करता। अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बेटर हो, या हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी बेटर है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाले प्रॉपर लोग नहीं है जो उसको सही तरीके से नहीं चला रहे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अगर किसी क्षेत्र, कोई क्षेत्र पिछड़ा है या जहाँ क्राइम रिकॉर्ड ज़्यादा है, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली अपनी पॉलिसीज़ को चलाएगी तो ऑब्वियसली क्राइम कम होगा। आप देखिए, इस क्षेत्र में क्राइम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि किसी को चोरी करने का शौक़ नहीं है, किसी को बदनाम होने का शौक़ नहीं है। उससे चोरी, और कुछ ही लोग होते हैं जो शौक़ से या अपनी हैबिट बना के ये गंदे काम करते हैं, और काफ़ी लोग जो है वो एक मजबूरी के तहत काम करते हैं ये सारी चीज़। आप इस क्षेत्र को इतना पिछाड़ दिए, 20 सालों में यहाँ पे एजुकेशन का रेशो 0, यहाँ के लोगों को काम धंधे नहीं मिल रहे। जब प्रॉपर काम किसी को मिलेगा नहीं तो वो गलत रास्ते पे जाएगा, क्योंकि वो एक दिन नेकी का रास्ता इख्तियार करके एक दिन भूखा रह सकता है, 2 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन ये जो पापी पेट है ये ज़्यादा दिन भूखा, चलो खुद तो भूखा रह जाएगा। अगर वो बेरोज़गार है, उसके घर में बच्चे, कौन बाप अपने बच्चे को भूखा देख सकता है? जब ऐसी सिचुएशन उसकी फैमिली के अंदर आ जाएगी तो वो ऑब्वियसली बाहर निकल के चाकू छुरी वाले ही काम करेगा। और क्राइम रिकॉर्ड देखिए, मैं पुलिस प्रशासन पे तंज नहीं करूँगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही है कि ये गुंडे बदमाशों से इनकी जो है जान पहचान, जिसकी वजह से उनके अंदर जो अंदर जाने का और बाहर आने का खौफ ख़त्म हो गया। पुलिस का खौफ सिर्फ शरीफ लोगों में है। आप देखिए, ज़्यादातर जिनका रोज़ का काम होता है वो पुलिस से नहीं डरते। पुलिस से सिर्फ वही डरता है जो इज़्ज़तदार और शरीफ आदमी हो। तो पुलिस के अंदर इज़्ज़तदार और शरीफ लोगों के अंदर पुलिस का खौफ नहीं आना चाहिए। ये तो उल्टी गंगा बह रही है ना? खौफ तो क्रिमिनल लोगों में आना चाहिए। क्रिमिनल लोग बिंदास घूमते हैं और पुलिस प्रशासन हमारा कुछ नहीं करता, ऐसा वैसा कई तरीके के लोगों के मुंह से जुमले सुनने को मिलते हैं। मैं पूरी तरह पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन कहीं तो है कि उन लोगों को पुलिस प्रशासन से खौफ नहीं है। उनमें खौफ आना चाहिए, ना कि समझदार जनता और जो सीधे साधे लोग हैं उनमें पुलिस का खौफ होना चाहिए। फ़हीम साहब, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कुछ दिन पहले एक सतीश बघेल नामक व्यक्ति, जिसने कई लोगों से मक्कारी से 420 से कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से लाखों रुपए गबन किया, उस व्यक्ति के ऊपर में आपकी एमडीपी पार्टी ने एफआईआर वगैरह करवाई थी और जनता को आश्वासन दिया था कि हम जितना हो सकेगा आपके लिए करेंगे, और पैसा वापस दिलाने के लिए आपकी इसमें किस तरह के से भूमिका रहेगी? देखिए, अगर कानूनी देखा जाए तो कानून भी यही मानता है, अगर आप किसी को 10 रुपये भी दे रहे हो तो आप उसके बदले में कोई चीज़ लो या स्लिप लो। हमारे कुछ लोगों ने नासमझी की वजह से या अनएजुकेटेड होने की वजह से उस पर भरोसा करके या लालच में आकर, क्योंकि 9,20,000 की चीज़ आपको कोई 3 लाख में देने का वादा कर रहा है,
तो आपने एक तो लालच में आया या आपकी गलतफहमी या गफलत की वजह से आपने उन्हें पैसा दिया। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे पैसा दिया, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। जिन लोगों ने बगैर लिखा पढ़ी और सिर्फ भरोसा करके दिया, तो कोर्ट उसे कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, हम सारी कार्रवाई किए, उसे जेल तक रवाना किए। आज भी हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये इसको आवंटन करने का जो इनका तरीका है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली लाए। 9,20,000 रुपये का आप एक फ़्लैट दे रहे हो, उस फ्लैट के अंदर में आपको वन टाइम पेमेंट करना है अगर बैंक फाइनेंस करती है। मुझे कोई ऐसी बैंक बता दीजिए जो बंदा ITR रिटर्न फाइल नहीं करता, जो बंदा 300 या 500 रुपये डेली कमाता है, उसको कोई बैंक 1 लाख रुपए का भी लोन देती है क्या? कोई नहीं देती। उसके बाद आपने उनकी फ़ीस रख दिया वो फ्लैट की 9,20,000। कहाँ से आप गरीबों को बांटोगे? 9,20,000 का फ्लैट एक मिडिल क्लास का ही बंदा लेने की ताकत रखता है, और आपने वो बनाया गरीबों के लिए। तो वहाँ पे एक्चुअली ऐसा हो रहा है, जिनकी ताकत है, जिनके पास ऑलरेडी घर है, वो लोग वो फ्लैट को खरीद रहे हैं या ले रहे हैं, फिर उसको रेंट पे चला रहे, या कोई अपने रिश्तेदार को रख रहे। इसमें गरीबों का तो कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जो लोगों के साथ चीटिंग हुई है, जो लोगों के साथ धोखा हुआ है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वो फ्लैट बगैर ड्रॉ स्कीम के दिया जाए। बगैर ड्रॉ स्कीम के, क्योंकि वो पीड़ित है और वो ज़रूरतमंद थे, उन्हें घर चाहिए था, इसलिए किसी ने अपने जेवर गिरवी रख के या जेवर बेचकर या किसी से उधार सुधार लेकर वो फ्लैट के लिए पैसा दिया था। अब उनका पैसा खैर डूब गया, जो भी हो गया। अब गवर्नमेंट ने उनके साथ रहमदिली ये करना चाहिए कि भाई, हम आपको, जो पीड़ित है, उनको ड्रॉ स्कीम के तहत नहीं, हम आपको डायरेक्ट फ्लैट अलॉट करते हैं। आपको फला बैंक से हम लोन अलॉटमेंट करवा के देते हैं। आप जैसे बाहर रेंट भरते हो, वैसे आप 9,20,000 रुपये इंस्टॉलमेंट के तहत भरिए। उनसे डाउन पेमेंट की शक्ल में ज़्यादा पैसा ना लिया जाए। मेरा सवाल आपसे एक ये है कि यदि अगर गवर्नमेंट या NIT द्वारा मकान से या फ्लैट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, यदि अगर जनता को NIT अगर फ्लैट नहीं देती है, तो जैसा कि आपने बताया कि हमने जितना प्रोसेस करना था हमने बघेल को अरेस्ट करवाने में किया, बट मेरा सवाल आपसे यह है कि उनका जो पैसा डूबा, तो उसके लिए आपकी आगे प्रोटेस्ट की क्या तैयारी है? देखिए, हमने जो उनका पैसा डूबा, वो सारे लोग हमारे से कांटेक्ट में हैं, और गैर कानूनी काम कोई नहीं करना चाहता। कुछ लोग हैं जो हम ज़बरदस्ती घुस जाएंगे और ये और वो, तो ये सारी बकवास की बातें हैं। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ज़बरदस्ती कोई नहीं। हम यहाँ संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम डेमोक्रेटिक राइट रखते हैं प्रोटेस्ट करने का। हम उनकी लड़ाई को आगे तक लेकर जाएंगे। अगर इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिलता, तो हम उसी प्रधानमंत्री आवास योजना के सामने उन तमाम पीड़ितों को लेकर धरने पे बैठे जाएंगे। तो ये थे हमारे फ़हीम खान साहब, नागपुर शहर अध्यक्ष MDP पार्टी से, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नमस्कार।